हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल एकदम झकास, है ना। तो ज़िंदगी में कभी भी आप जो कुछ सीखते हैं, जो कोई भी नॉलेज आप गेन करते हैं, उसका कहीं ना कहीं जाके आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी उसकी ज़रूरत आगे चलकर आपको पड़ती ही पड़ती है। क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता भी नहीं होता है, अच्छा इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती थी क्या, तो वो इसकी क्या है, तो वो ही एक टॉपिक है जो आज हम अपनी क्लास में लेने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने अपने बचपन में पढ़ी थी। बचपन मतलब बहुत ही छोटे थे, जब हम पहली बार में अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे थे, जब हम पहली बार में इंग्लिश लैंग्वेज की बेस वर्ड्स को पढ़ रहे थे, उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें पहले चाहिए होता है उसके अक्षर वर्णमाला को पढ़ना, उसका जानकारी होना। तो वो हमने कब सीखी थी? अपने स्कूल टाइम पे, यानी कि जब हम फर्स्ट क्लास जा रहे थे तब। क्या थी वो? अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG एंड सो ऑन। तो वो होते हैं टोटल 26 लेटर्स, वो ऐसे एंड हो जाता है, ठीक है। ABCD में टोटल होते हैं 26 लेटर्स, जो बेस होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का। वो हमने जो सीखी थी वो आज अब हम अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि ABZ फॉर एग्जाम्पल, उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? A की 1 होती है, B की 2 होती है, Z की 26 होती है। आपको ये चीज़ें दो वे में पता होनी चाहिए, ABCD से सीधा जाते हुए में और ABCD का रिवर्स यानी कि ZYXW इस तरह से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी एक एग्जाम्पल लेते हैं M, उस लेटर के आगे में क्या आएगा और उसके पीछे में क्या आएगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ABCD है, हर एक अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है या कौन से नंबर पे वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल T की 20 होती है, T की 16 होती है। तो इसी तरह से आपको हर एक अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। और जो हमने बचपन में सीखी थी वो बेस वर्जन था अल्फ़ाबेट्स का, और जो अब हम करने वाले वो एडवांस वर्जन है, जो हर SSC के एग्जाम्स में और हर एक एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, आपके पास 26 लेटर्स होता है और आपको उसके ऑपोजिट्स भी पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। A से लेके M तक 13 लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार में N से लेके Z तक और 13 लेटर्स होते हैं। अब A से M तक के जो 13 लेटर्स होते हैं उसका ऑपोजिट जो होता है वो Z से N यानी कि रिवर्स मोड में होता है। अब आपको वो भी पता होना चाहिए कि कौन से लेटर का क्या अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल C का X होता है, E का V होता है। इस तरह से आपको बहुत सारे पता होने चाहिए। सो बेसिकली अगर समराइज करते हैं अभी इस पूरे पॉइंट्स को जो मैंने अभी कहा है, तो आपके पास 3 बेसिक रूल्स होते हैं जो आप अगर जानते हो तो आप इस तरह के टॉपिक्स जो भी आते हैं अल्फ़ाबेट्स के कनेक्शंस में, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं वर्ड एनोलॉजी, ठीक है, इसमें आता है लेटर सीरीज, इसमें आता है कोडिंग डिकोडिंग। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी या किसी भी अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आप इस 3 बेसिक रूल्स को जानते हो जो कि अल्फ़ाबेट से कनेक्ट होते हैं। वर्ड एनोलॉजी इज टुडेज टॉपिक, ठीक है। टू समराइज दिस, फर्स्ट पॉइंट इज आपको ABCD की नॉलेज होनी चाहिए इन इट्स करेक्ट फॉर्मेट, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कमिंग बैक टू इन द रिवर्स वर्जन। देन सेकेंड पॉइंट, you must have to be known the place numbers, what it holds, which alphabet holds which place number, and the third point, you must have to know the opposites of each of the alphabet. Okay, so these are the 3 basic rules which we learn now, and next when we do the questions we will keep in mind all these things. Okay, समझ में आया ना? ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक 3 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। सो लेट्स गेट इनटू दिस। हम चलते हैं अभी अपने क्वेश्चंस की तरफ में, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद अ स्माइल ऑन योर फेस। ओके, सो खुशी खुशी में क्लासेस करेंगे अभी हम, ठीक है।
तो एसएससी के एग्जाम्स में आने वाले हर प्रकार के वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस हम इस क्लास में देखने वाले हैं और इस क्लास से जुड़े और इसकी सीरीज में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि select the option which belongs to the fifth group in the same way as the second group belongs to the first group and the fourth group belongs to the third group related। तो ऐसा हमने नंबर के साथ पहले किया था, ठीक है, और अभी हम ऐसा वर्ड्स के साथ कर रहे हैं, इसलिए इसको वर्ड एनालॉजी कहते हैं। तो हमें पता करना है कि फिफ्थ वाली प्लेस यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, और वो कैसे पता चलेगा। अगर हमें ये पता चलेगा कि ये फर्स्ट वाला वर्ड यानी कि क्रिएशन का क्या कनेक्शन है ये ETGCV के O के QP के साथ, ठीक है। तो अगर हमें ये रिलेशनशिप पता चल जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली ये प्लैनेट गिवन वर्ड का क्या रिलेशनशिप बनता है क्वेश्चन मार्क के साथ ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये CREATION क्रिएशन, ये क्रिएशन दिया हुआ है और इसका जो वर्ड दिया है वो क्या है उसको भी हम लिख लेंगे ETGCVKQP। तो इस तरह से दिया है। अब आपको बस ये चेक करना है, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हो तो आप स्टार्टिंग के सिर्फ 3-4 चेक कर सकते हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर वर्ड की यानी कि ये फर्स्ट का पूरा सेकंड के साथ क्या कनेक्शन है ये चेक कर सकते हैं। दूसरे वाले के लिए आप अपना पैटर्न आपको मिलते ही आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कनेक्टेड है। तो दूसरे वाले में जस्ट 1 से 2 या 2 से 3-4 इतना चेक कीजिए और सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ यानी कि क्वेश्चन वैल्यू की वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए निकल सकते हैं, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डी के बाद क्या आता है डी के बाद क्या आता है ई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी के बाद ई दिखा रहा है। सी की जो कोडिंग करी गई है, जो इसको सी का जो कोड दिया है वो ई दिया है। तो ई कब आता है, सी के सेकंड वर्ड, सी से 2 वर्ड आगे जाएंगे तो ई आएगा। मतलब सी के बाद एक डी है फिर एक ई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हुआ, ठीक है। इसी तरह से आर का भी क्या हुआ, आर के बाद एस टी, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। देन नेक्स्ट ई एफ जी, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। इस तरह से ए के बाद बी सी, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। So, इतना पता चल गया, दैट मीन्स ये पूरा +2 ही हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो अल्फाबेट्स दी है उसमें +2 करोगे तो नीचे वाली अल्फाबेट आ जाएगी। सो बेसिकली यही हो रहा है। अब इसको चेक करने के लिए आप सिर्फ यूनिवर्स का यूनि ले लें, ठीक है, सिर्फ हम 3 लेटर लेने वाले। तो यू के बाद वाला एक नंबर छोड़ के अगला नंबर लेंगे तो यू के बाद एक बी आता है और एक डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो +2 हो गया। इसी तरह से एन के बाद ओ और पी, फिर उसके बाद आई के साथ जे और के। तो समझ में आया। इस तरह से हर एक वर्ड का +2 करने से जो अल्फाबेट आती है वो यहाँ पर लिखी हुई है एज उसका रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्लैनेट के लिए क्या होगा, पी का नेक्स्ट यानी कि +2, पी के बाद +2 करोगे तो यहाँ पर आएगी आर, ठीक है। फिर एल के बाद +2 करोगे तो यहाँ पे आएगा एन, आर के बाद एन। सो यहाँ पर आप फिर एलिमिनेशन करोगे अपने ऑप्शंस का। ऑप्शंस में देखो पहले आर है फिर एन है और बाकी के ऑप्शंस में ऐसा कुछ है ही नहीं आर के बाद, ठीक है, एन तो नहीं है। सो बस 2 वर्ड आपने पता किया और आपके पास आंसर आ गया, क्या, ए आंसर है आपका। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ट्रिक लगी है वहां पे, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ उसके बाद आप खुद से करने लग जाओगे, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो हम अभी फिर यहाँ पे वापस से सेम क्वेश्चन ही है। आपको इस 5th वाले टर्म पे कौन क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आएगा ये आपको पता करना है और ये तभी पता चल पाएगा जब आपको ये पता होगा कि ये फर्स्ट वाला टर्म सेकंड से कैसे कनेक्टेड है और फिर क्या वही पैटर्न थर्ड का रिलेशनशिप बताती है फोर्थ के साथ, ठीक है। तो जैसा हम नंबर्स में करते आ रहे थे वहां पे हम नंबरों का रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हमें वर्ड्स का रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो 26 लेटर्स है जो अदला बदली होती है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं,
ठीक है, तो चलिए अभी पहले इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखा है BROWSER ब्राउजर, ठीक है। और इस ब्राउजर का जो कोड दिया है हमें वो क्या है, SERWBRO। सो इस तरह से कोड दिया है। अब इसको ध्यान से देखो, देखो ध्यान से क्या समझ में आ रहा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो W है ये सेम है, ठीक है। ये BRO एज इट इज लेफ्ट साइड ऑफ W के लेकर राइट साइड में पुट कर दिया है। वो यहां से उठा के यहां रख दिया उसको, ठीक है। कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं है, बस वहां से उठा के इधर रख दिया। मतलब W से पहले जो वर्ड्स है एज इट इज W के बाद में है। इसी तरह से W के बाद वाले जो वर्ड है SER, ये यहां से उठा के SER यहां रख दिया है। देखा कितना इजी है, पता चल रहा है। कुछ दिन करो क्वेश्चंस आराम से, फिर तुम्हें भी समझ में आएगा कि कितना इजी है। वैसे देख के बहुत इजी लग रहा है। तो अभी हम कैप्चर के साथ सिर्फ ये चेक करेंगे, ठीक है। तो कैप्चर का मिडल वैल्यू क्या है, T, तो ये T सेम हो गया, यस। और ये CAP एज इट इज T के बाद है, यस। और ये URE एज इट इज T से पहले है, यस। सो मतलब यही पैटर्न। तो डेस्कटॉप का क्या निकलेगा, सबसे पहले मिडिल टर्म देखना है K, ये ऐसे ही रहने वाला है, सब में ही K दिखा रहा है सारे ऑप्शंस में। अब आपको क्या करना है, ये DES को इस साइड कर देना है, मतलब यहाँ हो जाएगा DES, लास्ट के 3 वर्ड DES होना चाहिए। अब ऑप्शन में ढूंढो, लास्ट के 3 वर्ड DES किधर है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में यस ये रहा, थर्ड वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा। मिडिल वैल्यू K है, ठीक है। और इसके बाद में राइट साइड में DES है और लेफ्ट साइड में टॉप है। तो इस तरह से समझ में आया कैसे हुआ ये, ठीक है। सो बी ऑप्शन निकला हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी वही है, फिफ्थ वाला टर्म ही पता करना है। तो उसके पता करने के लिए हमें पता करना होगा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से कैसे कनेक्टेड है, एंड फिर उसकी सेम पैटर्न हम चेक करेंगे थर्ड एंड फोर्थ के टर्म पर। तो हमें मिलेगी हमारी फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाले टर्म, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता यही करना है कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, फिर सेम पैटर्न को इन दोनों पे पुट करना है और उससे हमें क्वेश्चन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। एंड ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको राइट साइड से पता चल ही जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि नहीं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पर XPF, ठीक है। XPF का कोड क्या दिया है यहाँ पर, DLV। सो इस तरह से दिया है, ठीक है। अब अगर आपको अल्फाबेट्स का ऑपोजिट्स आता है तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे, X का ऑपोजिट होता है C, ठीक है। X का ऑपोजिट होता है C, और अगर आप इस C में +1 करेंगे तो आपको मिलेगा D। इसका मतलब ये जो ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ऊपर वाले, ठीक है, ये क्या है, ये एक कुछ अल्फाबेट्स आपको दिए हैं और इसकी जो कोडिंग हुई है वो हुई है इसके ऑपोजिट वर्ड की ऑपोजिट +1। इसी तरह P का ऑपोजिट होता है K, और K में अगर आप +1 करेंगे तो K के बाद आता है L, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। इसी तरह से F का ऑपोजिट होता है क्या, U, और U में +1 करेंगे तो आपको आएगा V। सो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि ये जो सेम पैटर्न है वो दूसरे वाले पे भी अप्लाई होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे सेकेंड वाले को चेक। तो ये है VAN वैन, और इसकी कोडिंग हुई है FAN फैन। अब ये AN है तो कंफ्यूजन तो हो रही होगी। कॉन्सेप्ट एक बार लर्न कर जाओ ना तो फिर यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे ठीक है। चुटकी बजाते ही मतलब चुटकी नहीं बजाना आपको एग्जाम में बैठ के आपको उतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। V का ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट E होता है। तो E में अगर आप +1 करते हैं तो आपको F मिलेगा। इसी तरह से A का ऑपोजिट क्या होता है, A का ऑपोजिट होता है Z, और Z में +1 किया तो वापस से ABCD शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये A का A ही है, ठीक है। और N का ऑपोजिट होता है M, और M +1 करेंगे तो M का नेक्स्ट नंबर आएगा N। सो जस्ट अ कोइंसिडेंट कि ये A का और N का सेम आ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको पहले चेक नहीं करना है, इसीलिए पहले XPF वाला दिया है ताकि आप उसको चेक करें, उसमें ऐसे माथा पर्ची करें, थोड़ा टिकड़म लगाएं तो पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन वाली रिलेशनशिप को, जैसे कि वो ई आर वाई का क्या रिलेशनशिप बनता है क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन का क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते ना, हमें तो पता करना है, वही तो हमारा टास्क है। तो यहाँ पे ई का ऑपोजिट, अभी हमने क्या देखा, वी का ऑपोजिट ई होता है, दैट मीन्स ई का ऑपोजिट वी होता है, ठीक है। सो ई का ऑपोजिट वी होता है, तो हमें वी नहीं चाहिए, हमें वी प्लस वन चाहिए। तो वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। सो ऑप्शन में देखो डब्ल्यू किधर है, सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डब्ल्यू नहीं है। हम अब वो डब्ल्यू जे सी होगा कि डब्ल्यू आई सी होगा, ये तो अगला ही बताएगा। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, लेकिन आई का प्लस वन चाहिए, तो आई का प्लस वन कितना हो जाएगा, जे, ठीक है। तो जे है, तो यहाँ पे हमने देखा कि तो W के बाद J वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा, और WIC वाला ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट तो मिल गया ना, बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमें आंसर मिला है, वो है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना, इजी है। ऑपोजिट्स अगर आपको याद है तो बस उसमें प्लस वन करना है। सो नेक्स्ट, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे ना, तो अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना और जल्दी भी कर लेना, ठीक है। इट मीन्स जैसे क्वेश्चन आंखों के सामने आया, यू हैव टू सॉल्व इट। किसी को मत देखो इधर उधर ऊपर नीचे, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आपने सीख लिया है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, बस सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको एक बार में मिले, ताकि कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद में आप उसका कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब हम उसको अदर टाइप्स ऑफ वर्ड एनोलॉजी में पुट करके जिंगल कर दें, जिंगल मिंगल, तो जब हम एक दूसरे के साथ उसको मिक्स कर दें तो आपको समझ में आ जाए कि किसको कैसे करना है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द क्लास यहाँ पर दिया है एन 10 का रिलेशनशिप CWN 50 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे YEN 10 और उसकी कोडिंग किसके साथ की गई है, CWN 50। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, चलेगा ना, डांस करती हूँ राइटिंग है, नहीं खुशमिजाज रहना चाहिए। तो YEN का 10 और 50, ठीक है। सो यहाँ पर भी ऑपोजिट्स ही है। N का N कब आता है, अभी तो हमने सीखा N का ऑपोजिट होता है M, और M प्लस वन किया तो आया N। अरे वाह, ये तो सेम है। E का ऑपोजिट हमने क्या देखा था अभी, V। सो V में प्लस वन किया तो हमें मिला W, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये भी वही होगा। अब Y का ऑपोजिट होता है B, B का प्लस वन करोगे तो आपको आएगा C। तो ये सब तो समझ में आ गया। अब ये 10 का 50 के साथ क्या कनेक्शन है, ये भी पता करना पड़ता है, ठीक है। अब ये खैर इसमें अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसको ना सेकंड टर्म, वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी तो यहाँ पर हमें देखना है ना ये सेकंड वाला भी, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, UST, ठीक है। तो U का ऑपोजिट क्या होता है, F। सो F प्लस वन करोगे तो यहाँ आ जाएगा G, ठीक है। तो G आया, या करेक्ट G ही है ये तो आपका एक और क्वेश्चन बन गया देन S का ऑपोजिट होता है H, लेकिन हमें करना है H प्लस वन। सो H के बाद का अल्फाबेट क्या होता है, I, तो यहाँ पर I आ जाएगा, G के बाद I, देखा करेक्ट है। D का ऑपोजिट होता है W, W प्लस वन करेंगे तो X आएगा, सो ये X। लेकिन ये 8 का 32 बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे वैसे नंबर के ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ABCD हर एक ऑप्शन में 72 ही दिया है। तो अगर आपको नंबर्स का लॉजिक नहीं भी पता हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ABCD सारे 72 है, तो नंबर को छोड़ो, सिर्फ वर्ड्स के पास जाओ। लेकिन इसका भी एक लॉजिक है, क्या बताओ, देखो 10 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलता है, 100, और उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 5 10 एंड 2 0 0 50। इस तरह से 8 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 64, 64 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 3 6, 2 2 4। इस तरह से 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 144, 144 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 72। सो इस तरह से ऑप्शन में 72 कैरी करता है, इसीलिए सारे ऑप्शन में 72 है, क्योंकि ये वर्ड एनोलॉजी है। तो नंबर इज लाइक, शुरुआत में हो सकता है ऐसा है, बाद में जब आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे, तब आ जाएगा शायद उसमें भी कहीं कहीं नंबर चेंज। तो फिलहाल हमें तो मिल गया हमारा आंसर, तो वो क्या है, GDP को हमें करना है ऑपोजिट, तो GDP। G का ऑपोजिट होता है T, T में प्लस वन करोगे तो कितना आएगा, U। सो यहाँ पे U है, सो ऑप्शन नंबर D कट गया। नेक्स्ट D का ऑपोजिट होता है W, ठीक है। यहाँ पे तो देखा अभी हमने, है ना, ये D देखा अभी हमने, तो D का W ऑपोजिट होता है, W का एक प्लस करना है, X आएगा। सो U के बाद X, सो ऑप्शन A भी कट गया, B और C बचता है।
यू एक्स। अब पी का ऑपोजिट होता है के प्लस 1 करेंगे तो के बाद आता है एल, तो यहाँ पे एल आएगा, यू एक्स एल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझे? सी रॉन्ग है, बी करेक्ट है, क्योंकि यू और एक्स के बाद हमें एल चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। एंड आई होप वेरी मच होपिंग कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमें यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन मार्क को पता करना है कि इसका क्या रिलेशनशिप बैठता है इस गिवन वर्ड शेड्यूल के साथ। तो एक है हमारा सिस्टम का कनेक्शन ये आर एक्स आर एस डी एल के साथ, ठीक है। और फिर ये है कोहोर्ट, इसका कनेक्शन इसके साथ है, ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। तो पहले यहाँ देख लो, इसको लिखेंगे SYSTEM सिस्टम, ठीक है। इसका क्या कोड दिया हुआ है RXRSDL। अब आप इसको ध्यान से देखो, RS तो ये हो गया -1, XY तो ये हो गया -1। अब आप या तो S के एक पीछे चले जाओ या नीचे वाले नंबर का एक प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो एक प्लस है, +1 है, और अगर आप प्लस S से R की तरफ आओगे तो -1 है, ठीक है। अब आपको जो इजी लगता है वो कर लो। L के बाद वाला नंबर M, D के बाद वाला नंबर E, S के बाद वाला नंबर T, R के बाद वाला नंबर S। तो जब यही वाला ले रहे हैं तो यही ले लेते हैं, है ना। सो X के बाद वाला नंबर Y, R के बाद वाला नंबर S। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आने वाला है नंबर, उसमें +1 किया तो हमारा शेड्यूल आएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, शेड्यूल के जो गिवन वर्ड्स हैं उसमें -1 करना है। इसलिए मैंने कहा था आपको एबीसीडी आगे की तरफ में भी सीधे में भी याद होनी चाहिए और उसके पीछे साइड में भी अच्छे से। जैसे कि आपको एकदम से बोल दिया क्यू के पहले क्या आता है, पी, अटकना नहीं है, पता होना चाहिए। फिर अचानक से कह दिया कि जैसे कि एफ के पहले क्या आता है, ई, ऐसे होना चाहिए फटाफट से, ठीक है। तो अभी कोहोर्ट को छोड़ो और यहाँ पे सीधा शेड्यूल को लो, SCHED, ये ई है, DULE, अरे आजा, हाँ DULE। सो अभी हमें इसमें करना है -1। एस के एक पीछे में क्या आता है, यहाँ पर अभी हमने देखा यहाँ पे आर आता है, सो ये आ जाएगा आर। और ऑप्शन में सब में आर है। ऑप्शन में देखो सब में RBC DBC RBC RB। सो RB इज कॉमन, फर्स्ट 2 लेटर, तो ये आर आ गया, ठीक है। सो सी के एक पहले वाला क्या आता है, हमें पता है ना, माइनस करना है, बी आता है। सो आर और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। अब आर और बी कंटेन करता है बाकी सारा ऑप्शन, तो बार बार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट कर लो थोड़ा आधा तक, फिर आप ऑप्शन देखो। और एच से पहले क्या आता है, जी। सो RBG RBG RBC, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, RBG। सो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये भी RBC है तो ये भी रॉन्ग, हमें चाहिए RBG और वो है थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज किए कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, ये तो आपके लिए होमवर्क आ गया। वेल दैट इज गुड पॉइंट, आप कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ क्वेश्चंस किए, अब क्वेश्चन को खुद से करना है। और मैं नहीं बता रही तभी तो आप खुद से कर पाओगे, है ना। तो शुरुआत में अपने आप से करो वैसे, क्योंकि आप इस नंबर को देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दैट मीन्स कल की क्लास में ये क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप से सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। आपको अपने आप से सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपका आंसर कौन सा वाला ऑप्शन आया, ठीक है। आपके पास 24 घंटे, अभी ये क्लास आप देख रहे हो और इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, फिर 24 घंटे के बाद आपको इसका सॉल्यूशन तो पता चल ही जाएगा, है ना। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, आपने सही से समझा कि नहीं, आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ GMRW जो रिलेट करता है, इसका रिलेशनशिप है TNID के साथ, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ऐसे GMRW, सो इस तरह से लिख लो और इसके नीचे में है TNID, ऐसे लिख लो बस। ये फर्स्ट वाला और ये ये AJQV का ZQJE के साथ करेक्शन है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज ITZB का क्या कोड रहेगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आता है उसके लिए आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना कनेक्शन पता चल जाए तो आपको मतलब आंसर खुद ही पता चल जाएगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए आपके पास 24 घंटे हैं, आराम से एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। वैसे आपको बहुत ज्यादा करने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साइड से तो मैं एक ही क्वेश्चन का होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। आपकी टीचर अच्छी है, एक ही क्वेश्चन का होमवर्क देती है,
चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, मुझे आपके आंसर्स बताइए, मुझे पता चलेगा कितने सारे बच्चे कितने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करके कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमारी मुलाकात होगी 24 घंटे के बाद अगली क्लास में। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, नमस्ते।